मनाता है। हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा। कोई बाहर वाला अपने घर से हमें निकालेगा। दीवाना होश करो मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, उसके पीछे मत दौड़ो, देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। जहर न तुम बोलो, मीठे पानी में जहर न तुम बोलो। कुछ बोलो ये सोच के तुम बोलो, कभी कुछ बोलो सोच के तुम बोलो। भर जाता है गहरा घाव जो बनता है बोली से, पर वो भाव नहीं भरता जो बना है कड़वी बोली से। बोली कहो प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिनके पीछे मत दौड़ो। प्रेम तेरे पंछी हो देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। एक बार सभी मेरे साथ भारत माता की। माननीय पीसी शर्मा जी का स्वागत है। पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक का बहुत बहुत स्वागत है आज के सम्मेलन अभियान कॉन्फ्रेंस में। सम्मेलन अभियान कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। चारों दिशाओं की मथुरा है मस्त हवाओं की। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण वालों मेरा मतलब है। इस बाती से पूछो क्या भाषा, क्या इसका मतलब है, फिर मुझसे बात करो। मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, के पीछे मत दौड़ो। प्रेम को पंछी हो
आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। देखो ये धरती हम सबकी माता है, सोचो आपस में क्या अपना नाता है। हम आपस में लड़ते हैं, देश को कौन संभालेगा। कोई बाहर वाला घर से अपने हमें निकालेगा। दीवानों करो मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर ले लो, के पीछे मत छोड़ो, तुम प्रेम को बंदी हो देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। भारत माता की। अच्छा, मेरे ख्याल से यहाँ के लोग तालियां बजाते होंगे। हाँ, बजती है बजती है। शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, आपकी तालियों का। एक बार इस राह पे मरना 100 जन्मों के समान है। देख वीरों की कुर्बानी, की कुर्बानी, अपना दिल ये बोला मेरा, रंग दे बसंत चोला, चोला बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला। निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, हम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, हम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, हम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है। एक बार इस राह पे मरना 100 जन्मों के समान है, एक बार इस राह पे मरना 100 जन्मों के समान है। की कुर्बानी, की कुर्बानी, अपना दिल ये बोला मेरा, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला।
शिवाजी खेले अपनी जान पे, चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, इस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, इस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, इसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे, इसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे, आज उसी को पहन के निकला, पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला, और मस्तों का टोला मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। सभी धन्यवाद, ऐसे हाथ तालियों के साथ। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मैं रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला।
आया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गवा के। जब अंत समय आया तो जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं, खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों। अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ ये इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। भारत माता की। हेलो हेलो म्यूजिकल ग्रुप आपके सामने देशभक्ति गीत के साथ पेश हुआ है। इनके लिए जोरदार तालियों से आप इनका स्वागत करें। और हमारे बीच में अतिथिगण आ गए हैं। आदरणीय पूर्व मंत्री हमारे पीसी शर्मा जी हैं, हमारे दामोदर भाई यादव जी हैं, और आसिफ भाई जेकी जी हैं, राम भाई मेहर जी हैं, ब्रज कुमार शर्मा जी हैं, सुखलाल ठाकुर जी हैं, योगेश भाई कुशवाहा जी हैं, सविस्ता जेकी जी हैं, हमारे आदरणीय सबसे हमारे मार्गदर्शक सैयद साजिद अली साहब हैं। थोड़ी देर में हमारे इस कार्यक्रम के सम्यक अभियान के मुख्य वक्ता सुप्रसिद्ध विचारक भास्कर राव रोकड़े जी थोड़ी देर में यहाँ पर पधारने वाले हैं। मैं पीछे बैठे हुए जो लोग हैं, जो दूर दूर बैठे हुए हैं, उनसे मैं सबसे गुजारिश करता हूं कि थोड़ा करीब करीब आ जाएं। अभी लोग आ रहे हैं, वो पीछे बैठ जाएंगे। आप सब लोग जो जगह खाली है उसमें आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। सभी मेरे युवा साथियों से, छात्रों से और भाइयों से, बहनों से मेरा निवेदन है कि जो बहुत दूर दूर बैठे हुए हैं, ये जगह जगह बीच में खाली है, कृपया करके अपना स्थान ग्रहण करें। अभी लोग और आ रहे हैं, वो पीछे बैठ जाएंगे, आप लोग आगे आइए। ये कार्यक्रम आप लोगों को आगे बढ़ाने के लिए है। सारे सभी युवा छात्रों से, बहनों से, भाइयों से मेरा गुजारिश और निवेदन है कि आप सब लोग आगे वाली सीटों पर आकर के बैठेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और थोड़ी ही देर में हमारे इस समय का अभियान कॉन्फ्रेंस में, इस रविंद्र भवन में, इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में सुप्रसिद्ध विचारक जो युवा बेरोजगारों के लिए काफी चिंतित भी हैं और उनके पास में काफी योजनाएं भी हैं, उन योजनाओं को लेकर के आपके बीच में आज वो भी थोड़ी ही देर में आपके बीच में पहुंचने वाले हैं। और उस दरमियान हमारे प्रिंस यूनिक म्यूजिकल ग्रुप के माध्यम से आपके सामने देशभक्ति गीत प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं साथियों से गुजारिश करूंगा कि एक गीत अपना और प्रस्तुत करें। और सूचना आई है कि आदरणीय भास्कर और रोकड़े जी चंद मिनटों में यहाँ पर पहुंच जाएंगे। आदरणीय हमारे दामोदर यादव जी भी आए हैं, पीसी शर्मा जी भी हैं, राम भाई मेहर हैं, हमारे जिलाध्यक्ष दतिया दांगी जी हैं, हमारे आसिफ भाई जेकी जी हैं, सैयद साजिद अली साहब हैं, सविस्ता जेकी जी हैं, सुखलाल ठाकुर साहब और हमारे योगेश भाई कुशवाहा जी जो बहुत मेहनत के साथ, शिद्दत के साथ इस कार्यक्रम में लगे हैं, इस समय के अभियान के साथ में। भाई सुनील कुशवाहा जी हैं, कमलेश कुशवाहा जी हैं और हमारे गोपाल कुशवाहा जी हैं। सभी साथी इसमें लगे हैं। मैं सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे आदरणीय मार्गदर्शक ब्रज कुमार शर्मा जी, संतोष शर्मा जी यहाँ पर उपस्थित हैं। साथियों, मैं फिर से
आप सब लोगों से प्रार्थना कर रहा हूं कि आप सब लोग आगे आ जाएं। जो बहुत पीछे पीछे बैठे हैं, बिल्कुल मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप सब लोग आगे आ जाएं। ये जो चेयर खाली है आप आगे जाएं। तब से मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे आदरणीय आज के मुख्य वक्ता भास्कर और रोकड़े जी आ चुके हैं। आप सभी लोग जोरदार ताली से उनका स्वागत करें। मैं आदरणीय पीसी शर्मा जी से गुजारिश करूंगा, आदरणीय दामोदर भाई यादव जी से, राम भाई मेहर जी से गुजारिश करूंगा, भाई सविस्ता जेकी, हमारे भाई आसिफ जेकी जी से, आदरणीय मेरे सैयद साजिद अली साहब यहाँ पर बैठे हैं, उनसे भी गुजारिश करूंगा आप पर मंच पर आकर स्थान ग्रहण करें। सविस्ता जेकी जी, सुखलाल ठाकुर जी, ये वो चेयर लगी सर, व्यवस्थाएं हैं उसमें थोड़ा सा सहयोग करें। मैं फिर से अनुरोध कर रहा हूं हमारे भाई इस सम्यक अभियान के कोऑर्डिनेटर हमारे प्रदेश के शैलेंद्र श्रीवास्तव जी, भाई हमारे सुखलाल ठाकुर जी, आदरणीय हमारे जो संतोष द्विवेदी जी हैं जो उमरिया से चलकर आए, उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो भी अपना मंच पर आकर स्थान ग्रहण करें। भाई योगेश कुशवाहा जी, उनसे भी गुजारिश है। राम भाई मेहर जी, सुखलाल ठाकुर जी हो गए, विश्वेश्वर भगत जी पूर्व सांसद जी, आदरणीय दामोदर भाई यादव जी मंच पर स्थान ग्रहण करें। शेषराव रघुराले जी, उदय सिंह नागपुरी जी, सम्राट सिंह सरस्वार जी, जुगल शर्मा जी, अशोक सिंह दांगी जी, प्रभुदयाल जोहरे जी, डॉक्टर सुरेश उइके जी, विष्णुकांत कुशवाहा जी, डॉक्टर जीसी गौतम जी, डॉक्टर हेमंत वर्मा, आदरणीय हमारे इस समय के अभियान के योगेंद्र तोमर जी जो ग्वालियर से आए हैं, आप सभी आकर के अपना मंच पर स्थान ग्रहण करेंगे। हमारे अतिथियों के लिए जोरदार मैं पुनः आपसे आग्रह कर रहा हूं कि जो सीटें खाली हैं, पीछे पीछे जो बैठे हैं, बीच में जो सीटें खाली हैं उसमें अपना स्थान ग्रहण करें प्लीज। आप सब लोगों से आग्रह है, बहुत जो लोग आएंगे कार्यक्रम के बीच में वो पीछे बैठ जाएंगे, कार्यक्रम डिस्टर्ब नहीं होगा, इसलिए जो लोग पीछे बिल्कुल बैठ गए वो आगे आ जाएं। हमारी माताएं बहनें भी जो पीछे बैठ गई वो आगे आ जाएं। इधर ही बैठ जाओ आसिफ भाई, आसिफ भाई। हेलो हेलो, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, डायरेक्ट आवाज इस पे लगा दो तो सबकी आवाज रिकॉर्ड होती है। हाँ इस पे लगा। हेलो, मैं आज इस सम्यक अभियान की शुरुआत करते हैं। मैं आदरणीय भास्कर और रोकड़े साहब से, आदरणीय पीसी शर्मा साहब से, आदरणीय हमारे सभी अतिथियों से गुजारिश करता हूं कि आज के कार्यक्रम की शुरुआत में दीप प्रज्वलित करके आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। सभी अतिथि का भाई दामोदर यादव जी, भाई योगेश कुशवाहा जी, भाई सुखलाल जी ठाकुर जी, भाई राम भाई मेहर जी, सविस्ता जेकी जी, आसिफ भाई जेकी जी, संतोष द्विवेदी जी, सभी से आग्रह है ये लगा दें।
तालियों से अभिनंदन नंदन करें सभी साथी हमारे आदरणीय ब्रजकुमार शर्मा जी से गुजारिश करें वो भी आए मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे ब्रजकुमार शर्मा जी आए मंच पर स्थान ग्रहण करें। आदरणीय हमारे आज के मुख्य वक्ता भास्कर राव रोकड़े जी का स्वागत करें। सभी साथियों से गुजारिश है स्वागत के लिए मैं सुनील कुशवाहा जी, अमित बंसोड़ जी, गोपाल कुशवाहा जी, कमल कुशवाहा जी, आप सब लोगों से गुजारिश करूंगा कि मंच पर बैठे हुए सभी अतिथियों का हमारा स्वागत करेंगे। नारायण सिंह कुशवाहा जी को तो मंच हाँ, आदरणीय नारायण सिंह कुशवाहा जी से मैं गुजारिश करूंगा, मेरी नजर नहीं कि आप भी आए मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय नारायण सिंह कुशवाहा प्लीज। हमारे महफूज भाई भी, सभी साथियों से मेरा गुजारिश है कि आप सभी लोग सभी हमारे मंच पर बैठे हुए अतिथियों का स्वागत करें। क्योंकि हम स्वागत में ज़्यादा समय न लगाते हुए आप सभी साथियों से गुजारिश है मंच पर बैठे हुए सभी अतिथियों का स्वागत करें। हमारे योगेश भाई कुशवाहा जी का हो गया, हमारे संतोष द्विवेदी जी प्रदेश के कोऑर्डिनेटर, हमारे शैलेंद्र श्रीवास्तव जी, योगेंद्र तोमर जी, ब्रज शर्मा जी, और आप सभी लोग जोरदार तालियों से मंच पर बैठे हुए सभी अतिथियों का स्वागत करते हैं और मैं कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं। मैं आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत में हमारे मैं पुनः गुजारिश कर रहा हूं कि मंच पर सभी बैठे अतिथियों का स्वागत कर दें और इस समय के अभियान में खासतौर से जो हमारे आदरणीय जो आज वर्तमान के हालात हैं देश के, जो देश का बेरोजगार युवा छात्र चिंता से ग्रसित होकर डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, ऐसी परिस्थितियों में आपने हम सब साथियों को मिलकर के एक मार्गदर्शन दिया और इस सम्यक अभियान से जोड़ा। इस सम्यक अभियान के हमारे प्रदेश के कोऑर्डिनेटर भाई शैलेंद्र श्रीवास्तव जो मध्य प्रदेश के कोऑर्डिनेटर हैं, वो लगातार पूरे मध्य प्रदेश में बेरोजगारों से जुड़ करके कोऑर्डिनेटरों के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश में यह अभियान चला रहे हैं और यह अभियान की शुरुआत है। यह कार्यक्रम हमारा पहला रीवा में हुआ, दूसरा हमारा शहडोल जिले में हुआ और यह तीसरा हमारा कार्यक्रम यहां पर आज भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में होने जा रहा है। मैं बहुत ही संघर्षशील हमारे कर्मठ जुझारू साथी मध्य प्रदेश के कोऑर्डिनेटर शैलेंद्र श्रीवास्तव जी से गुजारिश करूंगा कि आज के सम्यक अभियान में जो हमारे युवा छात्र यहां पर आए हुए हैं, सम्यक अभियान के बारे में जानकारी देंगे। मैं आदरणीय शैलेंद्र श्रीवास्तव जी से हाँ, अच्छा, ये एक मिनट, ये सम्यक अभियान जो हमारा आज का जो कार्यक्रम है उसमें हमारे एक सम्यक गीत के लिए प्रिंस म्यूजिकल यूनिट ग्रुप के लोग यहां पर आए हुए हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपने सम्यक अभियान का गीत यहां पर प्रस्तुत करें।
प्रिंस यूनिक ग्रुप अपना स्थान ग्रहण करें। ये गीत जो लिखा है हमारे, इसके समय गीत के रचयिता हैं गांधीवादी नेता संतोष कुमार द्विवेदी जी। इस गीत को यूनिक प्रिंस म्यूजिकल ग्रुप के कलाकार यानी अजहर सिद्दीकी और माला जी और उषा जी और गुड्डू शेल्के जी इस गीत को पेश कर रहे हैं और हमारे बीच जो रचयिता हैं उनके सामने हम कोशिश करते हैं इस गीत को पेश करने की। आदरणीय हमारे संतोष द्विवेदी जी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें, क्योंकि ये गीत उन्होंने बड़ी शिद्दत से लिखा है और खास तौर से ये सम्यक अभियान के लिए। बेकारी है नहीं सुनो ये मक्कारी है, बेकारी है नहीं सुनो ये मक्कारी है। सत्ताधीशों के षड्यंत्रों, सत्ताधीशों के षड्यंत्रों से उपजी बीमारी है। बेकारी है नहीं सुनो ये मक्कारी है, बेकारी है नहीं सुनो ये मक्कारी है। दलों के दलदल में जब तक हम फंसे रहेंगे गले गले तक, तर्क और विज्ञान छोड़कर ये अंधा अनुवर्तन जब तक, ये अंधा अनुवर्तन जब तक, ये अंधा अनुवर्तन जब तक मंजिल नहीं मिलेगी, तब तक मंजिल नहीं मिलेगी। ये अपनी लाचारी है, बेकारी है नहीं सुनो ये मक्कारी है, बेकारी है नहीं सुनो ये मक्कारी है, बेकारी है नहीं सुनो ये मक्कारी है। जाति अपने पिछड़े में बटे रहेंगे गाँव गाँव तक, हिंदू मुस्लिम के पछड़े में उलझे होंगे सुबह शाम तक, उलझे होंगे सुबह शाम तक, उलझे होंगे सुबह शाम तक। तब तक कैसे पार लगेगी, तब तक कैसे पार लगेगी, नाव बवंडर भारी हो। बेकारी है नहीं सुनो ये मक्कारी है, बेकारी है नहीं सुनो ये मक्कारी है, बेकारी है नहीं सुनो ये मक्कारी है। संधान करे अपनी किस्मत निर्माण करे, भक्ति भाव और जयकारों से निकल नया पथवरण करे, निकल नया पथवरण करे, निकल नया पथवरण करे। बुद्धि में अपना भविष्य रख, बुद्धि में अपना भविष्य आगे बढ़ने की बारी है। बेकारी है नहीं सुनो ये मक्कारी है, बेकारी है नहीं सुनो ये मक्कारी है, बेकारी है नहीं सुनो ये मक्कारी है।
नई क्रांति के अग्रदूत बन पीढ़ी का भाग्य जगाएंगे, पीढ़ी का भाग्य जगाएंगे। भास्कर स्वयं जगाने आया, भास्कर स्वयं जगाने आया, अब उठने की बारी है। बेकारी है नहीं सुनो ये मक्कारी है, बेकारी है नहीं सुनो ये मक्कारी है, बेकारी है नहीं सुनो ये मक्कारी है। सत्ताधीशों के षड्यंत्रों से उपजी ये बीमारी है, बेकारी है नहीं सुनो ये मक्कारी 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 है। ये गीत प्रस्तुत किया है प्रिंस यूनिक म्यूजिकल ग्रुप ने और इसको लिखा है हमारे आदरणीय, बहुत ही हमारे गंभीर चिंतक हैं और गांधी मिशन को चलाते हैं संतोष द्विवेदी जी ने। और मैं इस सम्यक अभियान में हमारे प्रदेश के कोऑर्डिनेटर शैलेंद्र श्रीवास्तव जी को बोलने से पहले आदरणीय भास्कर राव रोकड़े जी ने जो ये मिशन चलाया है, नौ क्रांति की ओर चले, नौ क्रांति की ओर बढ़े, नौ क्रांति की ओर। और ये भास्कर राव रोकड़े जी जो आपको दिख रहे हैं, ये एक मिशन है, ये सिंबल है आपका हमारा सम्यक अभियान का। और इस सम्यक अभियान के इस मिशन में हमें इस नारे से शुरुआत करना है। मैं जो नारा लगाऊंगा उसके बाद में आप सब लोगों को नारा लगाना है सम्यक अभियान। आप सब लोग, मैं भी जो भी नारा लगाऊंगा उसमें आपको बोलना है सम्यक अभियान। समता का अभियान, समानता का अभियान, सम्यकता का अभियान। मुझे लग रहा है कि थोड़ी गर्मी कम है और जोश कम है और देश का भविष्य सारी युवा पीढ़ियों पर है और आप सब लोगों में जोश होना चाहिए। ये मिशन आपके लिए है तो आवाज भी गर्मजोशी के साथ होना चाहिए। सम्मान का अभियान, स्वाभिमान का अभियान। धन्यवाद। मैं हमारे प्रदेश के कोऑर्डिनेटर, बहुत ही संघर्षशील और कर्मठ आदरणीय सुनील जी, मैं आज इस सम्यक अभियान में आए हुए सभी नौजवान साथियों का हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं, क्योंकि अभियान आपका है, स्वागत आपका होना चाहिए। आज इस अभियान में मुख्य मार्गदर्शक, जिनके प्रेरणा और मार्गदर्शन में इस अभियान की शुरुआत हुई है, आदरणीय श्री भास्कर राव रोकड़े जी, आसीन वरिष्ठ नेता आदरणीय पीसी शर्मा जी, वरिष्ठ नेता सुधारवादी विचारक आदरणीय एडवोकेट साजिद अली साहब, हमारे कर्मठ साथी जो निश्चित रूप से इस मिशन के लिए बहुत ही मेहनत करते हैं, भाई योगेश कुशवाहा जी, पूर्व छात्र नेता रहे जिन्हें युवाओं से बड़ा प्रेम था, अभी भी उसमें लगे रहते हैं, आदरणीय शुक्लाल ठाकुर जी, युवाओं के बीच में सक्रिय आदरणीय राम भाई मेहर जी, हमारे बीच में आदरणीय एडवोकेट सविस्ता जकी जी। अभी जो आप गीत सुन रहे थे जिसमें उन्होंने अपनी भावनाओं को कुरेदा है, गांधीवादी चिंतक हमारे बड़े भाई आदरणीय संतोष द्विवेदी जी, मंच का संचालन कर रहे हैं आदरणीय सुनील बोरसे जी, और इस मंच में बहुत ही समर्पित और बहुत ही कर्मठ लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं। उन सबसे क्षमा याचना करते हुए, अपने पत्रकार साथियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कि उन्होंने इस प्रोग्राम को कवर करने का मन बनाया है, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।
दोस्तों, सम्यक अभियान की शुरुआत जब आदरणीय भास्कर राव रोकड़े जी ने शुरुआत की, चूंकि वो चिंतक हैं, विचारक हैं, हमेशा समाज के सभी गतिविधियों में हमेशा कुछ न कुछ करते रहते हैं। तो जब उन्होंने इसकी शुरुआत की तो उन्होंने सबसे पहले चिंतन किया कि आज के हिंदुस्तान में जहां 62% नौजवानों का देश है, ये भारतवर्ष, वहां सबसे ज्यादा अगर समस्याओं से कोई ग्रस्त है, समस्याओं से झेल रहा, तो पढ़ा लिखा नौजवान है। आज के तारीख में जब उन्होंने इस पे काम करना शुरू किया और मुझे भी जब उन्होंने इस अभियान के बारे में बताया कि हमें इस अभियान की शुरुआत करनी है, इस पे लोगों से चर्चा करनी है, लोगों के बीच में जाना है, तो हम लोगों ने इसकी शुरुआत की, कॉलेज में जाके इसकी शुरुआत की, गांव में जाके शुरुआत की। चूंकि इसकी अभियान का पहला कार्यक्रम मैंने रीवा में किया था, रीवा से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, तो मैंने रीवा के गांव-गांव में जाके अपने साथियों के माध्यम से जो वहां पे सर्वे किया था, तो कम से कम रीवा में 1 लाख डाटा आज के तारीख मेरे पास है, जो पढ़े लिखे नौजवान वहां पे बेरोजगार हैं। और दुर्भाग्य इस बात का है कि उनके पास डिग्रियां हैं, वो पढ़े लिखे हैं, लेकिन आज के तारीख में जब वो पढ़ते थे तो शहरों में थे, लेकिन आज के तारीख गांव में चले गए हैं और गांव में जाने के बाद उनके पास कोई काम नहीं है, उनके परिवार के लोग भी उनको जलालत की निगाह से देखते हैं। ऐसी दुर्दशा हमारे देश के नौजवानों की हो रही है। मैं आपसे अनुरोध करने आपके बीच में आया हूं, क्योंकि सम्यक अभियान गैर राजनीतिक अभियान है, गैर राजनीतिक मूवमेंट से हम इस सम्यक अभियान को पूरे मध्य प्रदेश में चलाएंगे, पूरे देश में चलाएंगे। और सम्यक अभियान को जब हम चलाएंगे तो सम्यक अभियान से प्रभावित होकर जब रीवा का कार्यक्रम हुआ और शहडोल का कार्यक्रम हुआ, तो ढेर सारे राजनीतिक दलों के लोग, जिनको लगा कि हमें अपने युवाओं के साथ में खड़ा होना चाहिए, जिनको लगा कि हमें आने वाली सदी में जिनको सबसे ज्यादा संघर्ष होना है उसके साथ खड़ा होना चाहिए, तो ढेर सारे राजनीतिक दलों के लोगों ने भी हमें समर्थन दिया है। मैं आपसे अनुरोध करने आपके बीच में हूं कि आप भी समाज में रहने वाले लोग हैं, आपको भी 24 घंटे समाज के बीच में जाना पड़ता है। आप जब समाज के बीच में जाते हैं तो आपको भी अपने अड़ोस में, पड़ोस में, नात में, रिश्तेदारों के बीच में, सब घरों में आपको कोई ना कोई बेरोजगार दिखता है, बेरोजगार बैठा रहता है। हम लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं। जिस माँ बाप ने बड़ी मेहनत और मशक्कत के साथ अपने बच्चों को पढ़ाया था, उनके आंखों में सपने थे कि हमारा बच्चा है, पढ़ेगा लिखेगा और जिस दिन काबिल हो जाएगा उस दिन हमारे जीवन में खुशहाली आ जाएगी। आज वही माँ बाप ये कहते हैं कि हमारा बच्चा किसी काम का नहीं है, निकम्मा हो गया है। दोस्तों, परिवर्तन की जरूरत है, चेंज की जरूरत है, आपको अपने बदलाव की जरूरत है। अभी ढेर सारी चीजों की बातें हमारे गुरुजी जिन्होंने इस पूरे इसको डिजाइन किया हुआ आपके बीच में रखेंगे। मैं तो सिर्फ इतना कहने आपके बीच में हूं कि सम्यक अभियान के जो है इस देश के नौजवानों को, इस देश के बेरोजगारों को और इस देश के वो बच्चे जो आज के तारीख में जो है शिक्षा तो ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन उनको अपने जीवन असुरक्षित लगता है, क्योंकि जब अपने परिवार के ऊपर निगाह डालते हैं, जब समाज के ऊपर निगाह डालते हैं, तो उनको लगता है कि ढेर सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ लिख तो लिया है, लेकिन मेरे पड़ोस में भी बेरोजगार हैं, तो उनको भी अपना जीवन असुरक्षित लगता है। उनको लगता है कि हमारा भविष्य नहीं है। इसलिए इस अभियान को चलाने की जरूरत है और मध्य प्रदेश में इस अभियान की शुरुआत हो गई है। और मैं आपसे अनुरोध करने आपके बीच में हूं कि आपको अपने आप में परिवर्तन की जरूरत है। कोई दूसरा आपकी लड़ाई लड़ने नहीं आएगा। इस देश के नौजवानों को लड़ाई अपने को खुद को लड़नी है। अगर परिवर्तन करना है तो खुद को बदल लीजिए, जहमत नहीं होगी, दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं होगी। और जब तक आप अपने परिवर्तन की शुरुआत नहीं करेंगे, तो मैं आपसे ये कह देना चाहता हूं कि चाहे जो भी लोग हों, चाहे सत्ता में बैठे जो भी लोग हों, वो आपकी समस्याएं सिर्फ चंद मिनट तक की सुनते हैं, आवेदन आने तक समस्याओं को सुनते हैं, उसके बाद वो समस्याएं याद नहीं रहती हैं। इसलिए मैं नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं कि आप अगर परिवर्तन करना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर हौसला पैदा करना पड़ेगा। आप परिवर्तन करना चाहते हैं तो आपको अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और ये लड़ाई इस बात की नहीं है, नौजवान चाहे इस हाल में जितने बैठे हों, आपको गलियों में, चौराहों में, गांव में, पड़ोस में, अड़ोस में सिर्फ सम्यक अभियान की चर्चा शुरू कर दीजिए। सिर्फ सम्यक अभियान की चर्चा इस मध्य प्रदेश में परिवर्तन की लहर ले आ देगी। मैं आपसे सिर्फ इतना अनुरोध करने आपके बीच में हूं कि आपको सिर्फ चर्चा करनी है, आपको सिर्फ बातें करनी है, आपको सिर्फ, मुझे भी पता है जब बेरोजगारी की बात आती है तो जेब में पैसे नहीं होते हैं,
और जब पैसे नहीं होते तो पैसे से किसी आंदोलन को चलाना बड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन मैं अपने नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं कि हमेशा जो है जिसका शोषण होता है परिवर्तन और क्रांति वही करता है। अगर नौजवान अपने आप में ठान ले, अगर वो गली चौराहे और पान की दुकानों में खड़ा होकर चर्चा चालू कर दे तो निश्चित रूप से परिवर्तन की बयार बहेगी और परिवर्तन होकर रहेगा। मैं सम्यक अभियान के बारे में आपको बता के इसी बातों के साथ अपने शब्द खत्म करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रदेश के कोऑर्डिनेटर भाई शैलेंद्र श्रीवास्तव जी ने आपको सम्यक अभियान के विषय से अवगत कराया और उन्होंने बड़ी गंभीरता से आपको इस बात को चेताया भी है और हमारे युवा पीढ़ियों को बताया भी है कि हमको जागना पड़ेगा, इस अभियान की चर्चा हर जगह, हर गली, हर चौराहे करना पड़ेगा। इसी के साथ मैं हमारे आदरणीय संतोष द्विवेदी जी जो गांधी जी के मिशन को बहुत बखूबी तरीके से पूरे देश में चलाते हैं, बहुत ही विचारक हैं, चिंतक हैं, समाज के प्रति हमेशा चिंतित रहते हुए गांधी जी के मिशन को चलाते हुए हम सब लोगों को मार्गदर्शन देते हैं। मैं आदरणीय संतोष द्विवेदी से गुजारिश करूंगा कि आज हमारे जो भास्कर राव रोकड़े जी यहाँ के आज मुख्य वक्ता हैं, उनके विषय में उनका आज जो है, जो उनको जानकारी है, उनका परिचय देंगे आदरणीय संतोष द्विवेदी। सम्यक अभियान के इस सम्मेलन में उपस्थित सम्यक अभियान के प्रवर्तक परम सम्माननीय हमारे अग्रज भास्कर राव रोकड़े जी, सम्यक अभियान के प्रदेश संयोजक भाई शैलेंद्र श्रीवास्तव जी, मंच पर उपस्थित पूर्व मंत्री आदरणीय पीसी शर्मा जी, एडवोकेट साजिद अली जी, योगेश कुशवाहा जी, समिस्ता जकी जी, राम भाई मेहर जी, सुखलाल ठाकुर जी, विष्णुकांत कुशवाहा जी और सम्मेलन के संचालक सुनील बोरसे जी, मंच पर उपस्थित अन्य सभी गण्यमान साथीगण, यहाँ हाल में उपस्थित सभी नौजवान दोस्तों। ऐसा बहुत कम होता है, मैं इसे एक दुर्लभ संयोग ही कहता हूँ कि नाम और गुण में एक रूपता हो। तो भास्कर राव रोकड़े जी के नाम और गुण में बड़ी एक रूपता है। कहते हैं यथा नामो तथा गुणा। आप जानते हैं कि भास्कर को किसी पहचान की जरूरत नहीं होती है। भास्कर की वास्तविक पहचान ही है कि जहां भास्कर होगा वहां अंधेरा नहीं टिकेगा। अंधेरा चाहे कितना भी गहन हो, अथाह हो, अछोर हो, भास्कर के उदित होते ही वह समूल नष्ट हो जाता है। तो भास्कर राव रोकड़े जी की हम सब के बीच में ऐसी ही रोशनी के रूप में उपस्थित है। वो ज्ञान की रोशनी है, दरअसल विचार की रोशनी है। वो पथ प्रदर्शन की रोशनी है। वो जहाँ है वह सम्यक तरीके से चिंतन कर पाते हैं, सम्यक तरीके से विचार कर पाते हैं और सम्यक तरीके से अपने साथियों का मार्गदर्शन कर पाते हैं। इसीलिए इस समय जो राष्ट्रव्यापी समस्या है हम सब के सामने, बेरोजगारी की, जिससे इस देश के नौनिहाल सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं, प्रभावित हैं, उनके सामने इस समस्या के निदान के लिए उन्होंने एक सम्यक अभियान की शुरुआत की है। वे एक चिंतक हैं, विचारक हैं, लेखक हैं। कई बड़े प्रतिष्ठानों में लंबे समय तक उन्होंने पत्रकारिता की है, संपादन किया है, कई महत्वपूर्ण किताबों का लेखन किया है। करीब 30 से ज़्यादा किताबें उन्होंने लिखी हैं और जो अपने समय और संदर्भ को बहुत सुंदर तरीके से व्याख्यायित करती हैं। खास करके उनकी बहुत कुछ किताबें जो बहुचर्चित रही हैं, उसमें पराकाष्ठा एक किताब है
जब किसानों की त्रासदी इस देश में सामने आई और उस समय उन्होंने किसानों के सामने, किसानों के जीवन में जो जो संकट है, उस संकट का सम्यक रीति से अध्ययन कर, विश्लेषण कर एक किताब सामने लाई जो इस देश में काफ़ी चर्चित हुई और उसने किसान आंदोलन करने वाले साथियों का बहुत ही मार्गदर्शन किया। तो रोकड़े जी हमारे बीच में हैं। मैं कई कारणों से मैं मानता हूँ कि उनका होना अपने आप में हम सब के लिए बड़ी उपलब्धि है। आज आप देख रहे होंगे कि देश और दुनिया में कोई लीडरशिप की कमी नहीं है। तमाम तरह की लीडरशिप हमारे सामने है जो स्वयं ही अपने होने का और विशिष्ट होने का दावा करती हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि सत्ता के अलावा उनके नज़र और कहीं है नहीं। वो इनके इन प्रकार सत्ता तक पहुंच जाते हैं या लगातार सत्ता के लिए संघर्ष तो करते हैं, लेकिन देश और समाज का सम्यक रीति से मार्गदर्शन कर नहीं पाते हैं, क्योंकि वो उनका मकसद ही नहीं है। रोकड़े जी का मकसद सत्ता प्राप्ति नहीं है। सत्ता से विमुख रह करके जो सामाजिक समस्याओं का, राजनीतिक समस्याओं का, आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करे, विश्लेषण करे और यथारीति मार्गदर्शन करे, उस भूमिका में वो बैठे हुए हैं। मैं कई बार कहता हूं कि आखिर हम उनका अनुवर्तन क्यों करें। इसीलिए हम उनका अनुवर्तन करते हैं क्योंकि वे बड़ी से बड़ी समस्या के सामने, बड़े से बड़े भय के सामने डरते नहीं हैं, बड़े से बड़े लालच के सामने डिगते नहीं हैं। तो मैं कहता हूं कि कोई बड़े से बड़ा भय उनको डरा नहीं सकता, बड़े से बड़ा लालच उनको डिगा नहीं सकता। वे समस्याओं के सामने खड़ा होना जानते हैं और उसमें से उस समस्या से बाहर निकलने का रास्ता खोज पाते हैं। तो उनकी भूमिका समस्या से बाहर निकालने वाले की है। वे आज हमारा हाथ पकड़ करके हमारा पथ प्रदर्शन करने के लिए प्रस्तुत हैं। वे आह्वान कर रहे हैं कि नौजवानों, चिंतित होने की जरूरत नहीं है, नौजवानों व्यथित होने की जरूरत नहीं है, नौजवानों ये भक्ति भाव में डूबने रहने का समय नहीं है। इस चक्रव्यूह में से बाहर निकलो, अपनी समस्या को समझो और उसमें से बाहर निकलने के लिए चल पड़ो। निश्चित रूप से हमें हमारी मंजिल मिलेगी। आप सबको धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय हमारे संतोष द्विवेदी जी ने हमारे आज के इस मार्गदर्शक भास्कर राव रोकड़े जी के बारे में परिचय दिया। मैं जो हमारे साथी स्टूडेंट छात्र यहाँ पर हैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगा, ये कार्यक्रम आपके लिए है। जो यहाँ पर आ चुके हैं, निश्चित रूप से इस देश के अंदर जो अभी वातावरण निर्मित है, जहाँ हुड़दंग होता है, तमाम सारे मामले होते हैं, उसमें रैलियों में हमारे युवा छात्र जाते हैं, 2-2, 3-3 घंटा लगाते हैं। ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज आदरणीय भास्कर राव रोकड़े जी बेरोजगारों के लिए चिंतित होते हुए उनको इससे निजात दिलाने की योजनाओं के साथ यहां पर आए हैं और वो योजना आपको बताएंगे। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि चंद समय निकाल करके आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे। धैर्य और संयम, सहनशीलता के साथ में आप उनके उद्बोधन को सुनेंगे। इसी के साथ में हमारे बहुत ही कर्मठ संघर्षित साथी, इस समय के अभियान से जुड़े हुए युवा प्रांतीय कुशवाहा समाज के अध्यक्ष भी हैं, आदरणीय भाई योगेश कुशवाहा जी से गुजारिश करूंगा कि अपना इंट्रोडक्शन देते हुए समय के अभियान के बारे में विचार रखें और समय का सर्वप्रथम माता सावित्रीबाई फुले के चरणों में नमन करते हुए, विश्व विजेता सम्राट अशोक के चरणों में नमन करते हुए, संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए, शिक्षा के अग्रदूत ज्योतिबा राव फुले जी के चरणों में नमन करते हुए, मंच पर उपस्थित समय के अभियान श्री भास्कर राव रोकड़े जी,
समय के अभियान के कोऑर्डिनेटर श्री शैलेंद्र श्रीवास्तव जी, पूर्व मंत्री एवं विधायक श्री पीसी शर्मा जी, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई दामोदर यादव जी, आसिफ जकी जी, राम भाई मेहर जी, सुखलाल ठाकुर जी और सम्मानित मंच और मेरे युवा साथियों, मैं मध्य प्रदेश कुशवाहा समाज का प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कुशवाहा समाज सामाजिक क्रांति लाने के लिए काम कर रहा हूं। इस दौरान मेरा परिचय विभिन्न समाज के सेवियों एवं नेताओं से हुआ। प्रदेश भ्रमण के दौरान यहां भी गया, हर जगह युवाओं की बेरोजगारी से संबंधित समस्याएं सामने आई। इसी दौरान मुझे एक वरिष्ठ नेता ने माननीय रोकड़े साहब के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि हम उन्हें अपने गुरु के रूप में मानते हैं। वे हमें बताते हैं कि कैसे हमें सामाजिक क्रांति लाना है, इस बारे में प्रेरणा देते हैं। इसके बाद मैं रोकड़े साहब से मिला। मुलाकात के दौरान उन्होंने मुझे बताया कि आज सबसे बड़ी अगर कोई समस्या है तो वह समस्या युवाओं की बेरोजगारी की समस्या है। अगर हम कोई क्रांति लाना चाहते हैं तो हमें युवाओं की समस्या पर काम करना होगा। युवाओं के लिए क्या काम करना पड़ेगा? तो मैंने साफ कहा कि युवाओं को जात पात धर्म आदि से ऊपर उठकर ये सोचना होगा कि आज हमारी समस्या क्या है। इस पर हमने विचार किया कि आज युवा पीढ़ी पढ़ लिख कर भी बेरोजगारी की समस्या से ग्रसित है। बेरोजगारी की बीमारी आज विकराल रूप धारण करते हुए हर वर्ग के लोगों के घर में पहुंच चुकी है। इस समस्या से युवा पीढ़ी डिप्रेशन का शिकार होकर आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रही है, जो इस देश के भविष्य के लिए खतरा है। युवाओं के भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी हमारी है। हमारे द्वारा किया गया संघर्ष ही युवा पीढ़ी का भविष्य उज्जवल कर सकता है। समय के अभियान इस दिशा में अद्भुत कार्य कर रहा है, इसलिए मैं समय के अभियान से जुड़ा हूं। पूरे प्रदेश में युवाओं के साथ युवाओं के लिए कार्य करना चाहता हूं। आज पूरे प्रदेश में यहाँ भी मेरी जरूरत होती मैं जाता हूँ एवं सभी वर्ग के युवाओं के हक अधिकार की लड़ाई लड़ता हूँ और आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि आप भी इस अभियान से जुड़ें और समय के अभियान को मजबूत बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे युवा साथी, इस समय के अभियान के कर्मठ साथी। मैं आदरणीय इसी कड़ी में, क्योंकि हमें ज़्यादा सुनना है भास्कर और रोकड़े साहब को, क्योंकि हमारे सभी अतिथि कोऑर्डिनेटर हैं, तो दो शब्द में अपना इंट्रोडक्शन देंगे, फिर उसके बाद 2 मिनट में हम भास्कर और रोकड़े साहब से बुलाएंगे। मैं आदरणीय सुखलाल ठाकुर जी से गुजारिश करूंगा कि वो भी आकर अपना परिचय दें और 2 शब्दों में अपने सभी अभियान से जुड़ने का अपना मकसद बताएं। सुखलाल ठाकुर। सम्यक अभियान के हमारे प्रेरणा स्रोत मैं तो उन्हें लगभग अपना गुरुजी सार्वजनिक मंच पे कहता हूँ, आदरणीय रोकड़े साहब, कि जब मैंने ये विचार सुने तो मैं अपने छात्र जीवन के अपने खुद के प्रयासों को उसके जोड़कर देखता हूँ। और गुरुदेव ने एक अद्भुत प्लेटफॉर्म, अद्भुत बात इन नौजवानों के लिए सोची। इसको देखकर मैं बहुत मन से उनके साथ इस सम्यक अभियान में हूँ। जब हम लोग गांव से भोपाल पढ़ने आए थे, आज जितनी समस्या रोजगार की है उतनी बड़ी समस्या एडमिशन की होती थी। मेरे पीछे मेरे बड़े भाई, उन दिनों के बड़े छात्र नेता आसिफ जकी साहब मंच पे हैं। बच्चों के लिए लड़ लड़ के शासन से सीटें आवंटित करा करा के उनके एडमिशन कराया करते थे। हम सब के हमेशा मार्गदर्शक, सहयोगी मध्य प्रदेश कांग्रेस गवर्नमेंट के मंत्री, वर्तमान विधायक आदरणीय पीसी शर्मा जी मंच पर हैं। मेरी बहन पार्षद एडवोकेट सविता जकी जी मंच पर उपस्थित हैं। हमारे सबके वरिष्ठ नेता, बड़े वकील आदरणीय साजिद अली साहब मंच पर हैं। कुशवाहा समाज के होनहार जुझारू साथी भाई योगेश कुशवाहा जी हमारे बीच हैं। आदरणीय दामोदर जी हमारे बीच
दतिया से यहाँ पधारे हैं, भाई श्रीवास्तव जी कोऑर्डिनेटर साहब जिन्होंने अपना प्रस्ताव रखा, भाई द्विवेदी जी जिन्होंने हमारे आदरणीय रोकड़े जी के बारे में कहा, और मंच पर उपस्थित सारा पीछे जो बैठे हमारा परिवार है, राम भाई मेहर छात्र जीवन के दिनों से ही साथियों के लिए संघर्ष करते रहे हैं। बैठे मंच पर जो आज भास्कर राव रोकड़े जी ने हम सबको इकट्ठा करके प्रदेश की, देश की जो मुख्य समस्या है आप सबके बेरोजगारी की, उसके संबंध में लगातार महीनों से वो प्लान करके, चर्चा करके आपकी चिंता के लिए हम सबको लगा के रखते हैं। तो छात्र जीवन में हम सब, जब आप सबके पढ़ने लिखने के बाद रोजगार की समस्या होती थी तो इतनी विकराल और इतनी भयानक नहीं थी। तब के तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने जनपदों को शिक्षा के भर्ती के अधिकार दिए थे, उसमें बहुत सारी बेरोजगारी की समस्या का निजात हुआ, प्रॉपर परीक्षाएं हुई। वर्तमान की सरकार आप सबके हिस्से के घोटाले कर रही है। घोटाले बहुत सारे हैं, हम सबके गुरु आपको बताएंगे, पर मेरे मन में भी ये सब देख देख के बहुत रोष निकलता है, मन बहुत आंदोलित होता है। पर लड़ाई संगठित होकर लड़ी जा सकती है। विचारों को जब हम एक दूसरे के साथ इकट्ठा करके साझा करते हैं तो आंदोलन बड़ा होता है और उस लड़ाई को जीती जा सकती है। मंच पर मुझे बुलाया, आप सबके बीच बोलने का मौका दिया। आदरणीय सुनील भाई का बहुत धन्यवाद, आदरणीय गुरुजी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए 2 मिनट में अपनी बात रखेंगे एडवोकेट सविता जेके जी, जो यहाँ के पार्षद भी हैं और उनके ही छत्रछाया में ये कार्यक्रम हो रहा है क्योंकि ये वार्ड उन्हीं के सदन में आता है। तो मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें और वो अपनी बात रखें। थैंक यू। सम्यक अभियान में उपस्थित यहाँ संयोजक, विचारक, लेखक सम्माननीय भास्कर राव रोकड़े जी, दक्षिण पश्चिम विधानसभा के लोकप्रिय विधायक, पूर्व मंत्री सम्माननीय पीसी शर्मा जी, कार्यवाहक अध्यक्ष आसिफ जकी जी, कॉलेज के मेरे सीनियर बड़े भाई सुखलाल ठाकुर जी, बैरसिया के मेरे साथी राम मेहर जी, सम्माननीय सुनील बोरसे जी, और इस कोऑर्डिनेटर्स हमारे शैलेंद्र श्रीवास्तव जी, और तमाम मंच पर आसीन मेरे सभी साथी और सामाजिक कार्यकर्तागण और यहाँ उपस्थित सभी यूथ के छात्र छात्राएं और प्यारे भाइयों बहनों, मीडिया कर्मियों, मैं शबिस्ता आसिफ जकी अधिवक्ता हूँ। 98 से वकालत का पेशा कर रही हूँ और मैं आपको इस कार्यक्रम का उद्देश्य शॉर्ट में बताना चाहूँगी कि मैं इस कार्यक्रम के अंदर क्यों आई हूँ। मैंने इस कार्यक्रम के बारे में सुना था, मैंने भास्कर राव रोकड़े जी को देखा नहीं था, कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन मैंने उनके विचार लोगों के मुंह से सुने थे। विचार सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे उनसे मिलना चाहिए और मैं जाकर उनसे समय लिया और उनसे मिली। जब मैं रोकड़े जी से मिली तो मैं काफ़ी प्रभावित हुई। रोकड़े जी एक विलक्षण शक्ति के धनी हैं। विलक्षण शक्ति का मतलब होता है जिसको देखकर, सुनकर हृदय के अंदर और मस्तिष्क के अंदर उसकी बात बैठ जाए, उसको विलक्षण शक्ति कहते हैं, जो कहीं पर भी प्रसिद्ध हो सकता है। तो हम अंदाज लगा सकते हैं कि उन्होंने 40 किताबें ऐसे ही नहीं लिखी होंगी, उनका दिमाग कंप्यूटर है, वो कंप्यूटर की तरह कार्य करते हैं और उनको किसी भी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। और ये जो अभियान वो चला रहे हैं वो गैर राजनीतिक अभियान है और मैं किसी पार्टी के नाते यहाँ पर नहीं आई हूँ उनको सुनने। और हम सब लोग सिर्फ खास तौर से मैं रोकड़े जी को सुनने आई हूँ, उनके विचार सुनने को आई हूँ, क्योंकि आज के युग में हम
आधुनिक युग की ओर जा रहे हैं और आधुनिक युग के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी है एजुकेशन और रोजगार। ना तो हमारे पास एजुकेशन है और ना ही हमारे पास रोजगार है। हमारे पास तो आज की डेट में रोजगार के आंकड़े भी नहीं थे। अब ये जो सम्यक अभियान रोकड़े जी ने चलाया है, इसके माध्यम से जब हम घर घर जाएंगे और सम्यक अभियान के अंदर उन युवाओं के बारे में जानेंगे जो आज की डेट में पढ़ लिख कर डिग्रियां हासिल करके बेरोजगार है, तो हमारे देश के अंदर कितने बेरोजगार होंगे ये आंकड़ा आएगा। इससे हम आधुनिक भारत को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, ये विचार और मंथन का विषय है। इस पर हमको विचार मंथन करना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारा देश सदियों पीछे चला जाएगा। जैसे हम तरह तरह से टेलीविजन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनते चले आ रहे हैं। और मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, मैं भास्कर राव जी को सुनना चाहती हूँ। मैं उनके विचारों से बहुत प्रभावित हूँ और आप सब लोग धैर्य रख के बैठिए और उनको जरूर सुनकर जाइएगा। और मैं एक आखिरी बात आपसे बोलना चाहूंगी कि हम लोग भी एजुकेशन संस्थान चलाते हैं और जो हमारे क्षेत्र के, हमारे प्रदेश के, हमारे शहर के जितने भी ऐसे बच्चे, ऐसे छात्र छात्राएं जो एजुकेशन हासिल नहीं कर सकते, जिनके पास पैसों की कमी है, वो हमसे संपर्क करके एजुकेशन जरूर हासिल करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो बात कही है कि जो युवा छात्र बेरोजगार यहाँ पर आए हैं, फीस नहीं जमा कर पाते हैं, उनका अपना एजुकेशन कॉलेज है, भाई आसिफ जेके जी और वो सब साथ में है। वो उस एजुकेशन संस्था में आपसे अपील की है उन्होंने कि ऐसे छात्र जो फीस जमा नहीं कर पाते हैं उनके कॉलेज में आकर संपर्क करें और अपना एजुकेशन प्राप्त करेंगे। इसी के साथ में आदरणीय भाई, हमारे संघर्ष के साथी, हमारे सम्यक अभियान के जुझारू साथी भाई राम भाई मेहर जी से गुजारिश करूंगा, वो भी अपना और मंच के लिए सम्मानित मंच करके अपनी बात शुरू करेंगे और उनसे गुजारिश करूंगा राम भाई मेहर जी आए बात। सम्यक अभियान के मंच पर विराजमान सम्यक अभियान के मंच पर विराजमान हमारे आचार्य के रूप में, गुरु के रूप में परम श्रद्धेय भास्कर राव रोकड़े जी, मध्य प्रदेश शासन के पूर्व कैबिनेट मंत्री आदरणीय पीसी शर्मा जी, हमारे मध्य प्रदेश के उपाध्यक्ष दामोदर जी यादव साहब और इस कार्यक्रम को कोऑर्डिनेट करने वाले योगेश कुशवाहा जी, हमारे आदरणीय सुखलाल भाई, बहन सविता जाकी जी, आसिफ जकी जी और हमारे मेरे प्रिय बड़े भाई भोपाल शहर के जाने माने वकील साहब आदरणीय सैयद साजिद अली साहब और सभी हमारे सम्यक अभियान के साथीगणों को प्रणाम करता हूं। एक लंबे अरसे से भोपाल ग्रामीण का बैरसिया तहसील है, मुझे काम करते करते काफी समय हो गया वहां पर और अधिकांशतः युवाओं के बीच में रहने का मौका मिला। वहां ग्रामीण क्षेत्र में युवाओं की सबसे बड़ी समस्या और जो कि आज देश की समस्या भी बेरोजगारी की। जब भी हम वहां जाते हैं तो युवा बेरोजगार भटक रहा, गांव का युवा, हमारे बैरसिया क्षेत्र का युवा और ग्रामीण भोपाल की स्थिति यह है। मैं समझता हूं, मेरे पास, मैंने भी एक सर्वे किया था तो मेरे पास स्वयं मोबाइल नंबर के 8000 अकेले बैरसिया तहसील का आंकड़ा है जो कि बेरोजगार हैं। चाहे तो आप फोन करके उनसे संपर्क कर सकते हैं और अगर सही से आंकड़ा किया जाए तो यह आंकड़ा हजारों की संख्या में जाएगा। सरकारी आंकड़े की बात हम माने तो भारत के सरकारी कार्यालयों में स्वीकृत पद लगभग 60 लाख स्वीकृत पद खाली है अलग अलग डिपार्टमेंटों में, चाहे वो एजुकेशन का हो, चाहे आर्मी का हो। और ये आंकड़ा मेरा नहीं है, सरकारी आंकड़ा हम किसी का नहीं है, सरकारी वेबसाइट पर मौजूद है। 60 लाख स्वीकृत पद जो कि सरकार भर नहीं पा रही है। हम पूछना चाहते हैं, नौजवान पूछना चाहते हैं कि वो 60 लाख जो स्वीकृत पद है उनका बजट और आवंटन कहां पर है, वो पद क्यों नहीं भरे जा रहे हैं, ये हर नौजवान जानना चाहता है इस सम्यक अभियान के माध्यम से। हालांकि रोकड़े साहब के विषय में हमें पहले जानकारी थी, पिछले कार्यकाल में जो भी पुस्तक की बात की गई है पराकाष्ठा की, छिंदवाड़ा मॉडल की जानकारी थी, लेकिन हमें किसी के माध्यम से
रोकड़े साहब से मिलने का मौका मिला, सौभाग्य मिला। रोकड़े जी बहुत ही कम, बहुत ही बड़ी बात, बहुत ही कम वाक्यों में, बहुत ही कम शब्दों में बयां कर देते हैं, और वो बात ऐसी चुभती है कि हमारे दिल और दिमाग झंकार उठते हैं। आदरणीय रोकड़े जी हमारे बीच में, मैं उनके सामने ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, क्योंकि हम सब और आप सभी इस बात को सुनना चाहेंगे बेरोजगारों के विषय में। हमारे आदरणीय पीसी भाई और अन्य वक्ता भी है। मैं इतना ही कहूंगा रोकड़े साहब से कि जिस तरह से आप भोपाल शहर में भी इस तरह के समय अभियान में काम कर रहे हैं, हमारी टीम काम कर रही है, हम साथ देंगे। हमारे भोपाल के और सभी मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस तरह के अगर छोटे छोटे प्रोग्राम और बड़े प्रोग्राम भी आयोजित की जाए तो निश्चित तौर पर बेरोजगार युवा में एक जीवन जीने की क्षमता जागेगी, जो कि अवसाद में और इस समय उनके अंदर कई तरह की दुर्भावनाएं पैदा होती, जिससे आत्महत्या के कदम उठाते बेरोजगारी कारण वो उनमें दूर होगी। आप जैसे आचार्य और गुरु अगर उनको मार्गदर्शन देंगे तो निश्चित तौर पे हमारे भारत का युवा, हमारे मध्य प्रदेश का युवा में एक क्रांति आएगी, उनके अंदर एक प्रेरणादायक सोच जागेगी और निश्चित तौर पे आपकी बातें हमें लाभदायक होगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राम भाई मेहर जी, क्योंकि छात्र लोग बड़ी बेचैनी के साथ में भास्कर और रोकड़े साहब को सुनना चाहते हैं, लेकिन हमारे मंच पर बैठे हुए इस अभियान से जुड़े हुए लोगों भी अपनी 2 शब्दों में अपनी बात रख रहे हैं। मैं युवा साथियों से, हमारे छात्रों से गुजारिश करना चाहूँगा कि थोड़ा संयम बरतें। बात आपके लिए है, आपके भविष्य के लिए है और बहुत गंभीर विषय है, इसलिए थोड़ा संयम बरतते हुए अपने स्थानों पर बैठें। मैं भाई हमारे आदरणीय कांग्रेस के हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और जाबाज क्रांतिकारी साथी हैं और हमारे इस अभियान से भी जुड़े हैं, और ख़ासतौर से हम सब लोग मिलकर के इस परिवर्तन का दिशा की ओर एक संघर्ष कर रहे हैं। भाई दामोदर जी यादव जी को गुजारिश करूंगा, उनके पहले मैं 2 पंक्तियों में कहना चाहूँगा कि जिंदगी खेलती भी है उसी के साथ है, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। दर्द सबके एक है मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो इसी के साथ दामोदर भाई यादव जी को गुजारिश करूंगा, आए अपनी बात रखें। समय का अभाव है, इसलिए 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करना है और ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम होता है अक्सर। सबसे पहले तो परम आदरणीय भास्कर राव रोकड़े जी को मैं प्रणाम करते हुए इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप वो काम कर रहे हैं इस मध्य प्रदेश के अंदर जो हम राजनेता और राजनीतिक दल अभी तक नहीं कर पाए, और वो काम वो है जो इस मध्य प्रदेश का भविष्य बनाने का काम है। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, प्रणाम करता हूं और साथ साथ ही अपील भी करता हूं कि चूंकि मैं ग्वालियर चंबल क्षेत्र का हूं तो हमारे दतिया के जिलाध्यक्ष अशोक दांगी जी भी बैठे हैं और साथी भी बैठे हैं, और मैं चर्चा ही कर रहा था कि इतना अच्छा काम जब किया जा रहा है नौजवानों के भविष्य को लेकर, तो निश्चित रूप से आप हमारे संभाग में भी अगर थोड़ा सा समय देंगे तो इस अभियान को गति देने का काम हम सब साथी हमारे उस संभाग में भी करेंगे। मंच पर विराजमान आदरणीय पीसी शर्मा जी, पूर्व मंत्री जी, मेरे भाई योगेश कुशवाहा जी, आदरणीय वकील साहब सैयद साहब, आदरणीय सुखलाल जी, हमारे भाई राम भाई मेहर जी, हमारी भाभी जी जो पार्षद हैं, क्योंकि जकी साहब हमारे मित्र भी हैं और भाई समान मित्र भी हैं, आसिफ साहब, और हमारे नारायण सिंह कुशवाहा जी मंच का संचालन कर रहे हैं, आदरणीय सुनील बोरसे जी। मैं सुन रहा था आदरणीय शैलेंद्र श्रीवास्तव जी को जो कोऑर्डिनेटर हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं इस पूरे कार्यक्रम को और इस अभियान को, और आदरणीय द्विवेदी जी को। मैं आदरणीय गुरुजी को जो सुनूंगा उनसे तो सीखने को मिलेगा सो मिलेगा, लेकिन शैलेंद्र श्रीवास्तव जी आपने जो युवाओं की पीड़ा हम लोगों के बीच में बयां की है, वास्तव में मुझे ऐसा लगता है
कि वो सिर्फ नौजवानों की पीड़ा नहीं बल्कि इस मध्य प्रदेश की पीड़ा है, और जब तक ये बीमारी दूर नहीं होगी तब तक मध्य प्रदेश विकास के रास्ते पर नहीं जा सकता। मैं आपको एक उदाहरण देके अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं 2013 में विधानसभा लड़ा सिहोड़ा से दतिया जिले में। मैं एक राजनीतिक दल का कार्यकर्ता जरूर हूं, लेकिन एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं ये कहता हूं कि यहां पर बात हो रही थी कि गांधीवादी विचारक द्विवेदी जी, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस मंच पर गांधीवादी विचारक भी हैं और इस मंच पर महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले से लेके बाबा साहब के विचारों को मानने वाले लोग भी हैं। और मेरा ये मानना है कि अगर युवाओं के लिए कुछ करना है तो जो भी हमारे महापुरुष देश के अंदर हुए हैं, चाहे वो बापू हो, चाहे वो बाबा साहब हो, इन सबके विचारों के लोगों को एक होकर सामूहिक प्रयास करना पड़ेगा, तभी युवाओं के भविष्य को हम संवार सकते हैं और उनको बनाने का काम कर सकते हैं। मैं अभी गया 4 दिन पहले दतिया, तो एक घटना मेरे सामने घटी जो बिल्कुल ठीक सटीक बैठती है। जकी साहब, 4 दिन पहले मेरे गांव गया मैं, और गांव गया लंबे समय के बाद, तो वो सारे लोग, अशोक दांगी जी भी थे वहां पर, प्रभु भाई भी थे हमारे, तो वहां पर मैं देख रहा था कि वो नौजवान जो पढ़ लिख रहे थे मेरे सामने, आज से 10 साल पहले पढ़ाई कर रहे थे, तो मुझे उम्मीद थी कि वो सारे लोग कहीं ना कहीं किसी रोजगार से लग गए होंगे, कुछ ना कुछ काम कर रहे होंगे। लेकिन आदरणीय वकील साहब, मेरे पड़ोस का नौजवान लड़का जिसने सारी डिग्रियां कर डाली, पढ़ता ही जा रहा, और वो बगल में जो चाची है उनकी माताजी, वो मुझसे कहती है, बेटा इसके लिए कुछ कर दो, ये तो बिल्कुल बेकार ही हो गया। मतलब पढ़ा लिखा नौजवान जो इतना समय देके, इतनी मेहनत करके, अच्छे नंबरों से पास होके उत्तीर्ण होता है, और उसको उसके घर वाले जब बेकार कहने लगते हैं तो उस पर क्या गुजरती होगी। तो इसलिए आदरणीय भास्कर राव रोकड़े साहब, मैं आपको दिल से साधुवाद देते हुए ये अपेक्षा करता हूं, मेरी अपेक्षाएं आज से और ज्यादा बढ़ गई। वैसे आपके बारे में सुना पड़ा था, तब से ही आपसे अपेक्षाएं थी, लेकिन आज से अपेक्षाएं और बढ़ रही हैं, और मुझे लगता है आपको सुनने के बाद मेरी अपेक्षाएं और बढ़ेंगी। और ये वही अपेक्षाएं हैं, जैसे अभी एक बच्चा रो रहा था एक मां की गोदी में, किसी साथी ने पीछे से कहा कि इसको चुप कोई कराओ, और उसको चुप कराने का प्रयास चल रहा था। लेकिन सच्चाई यह है आदरणीय, इस मध्य प्रदेश के 1.5 करोड़ नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं और मन ही मन ऐसे रो रहे हैं, और इनको कोई चुप अगर करा पाएगा तो आपका एक सम्यक अभियान करा पाएगा, इनको रोजगार दिला के करा पाएगा। इसलिए मैं आपका बहुत बहुत साधुवाद देते हुए, आभार व्यक्त करते हुए मैं निवेदन करूंगा, और ये बात भी यहां से कहना चाहता हूं कि राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए हम लोग विधायक, मंत्री, संतरी सब बन जाते हैं। पीसी शर्मा जी बैठे हैं, और जब हम मंत्री बन जाते हैं, विधायक, मुख्यमंत्री कुछ भी बन जाएं, तो हम राजनीतिक क्षेत्र में इस प्रकार उलझ जाते हैं कि हमको मूल समस्याओं पे हमारा ध्यान नहीं जाता। और मैं दावे के साथ कहता हूं, भले ही मैं कांग्रेस में प्रदेश उपाध्यक्ष हूं, लेकिन उसके बाद भी कह रहा हूं, और इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब मैं आज यहां इस कार्यक्रम में आ रहा था तो मेरी पत्नी से मैं बात करके आया। वो पढ़ी लिखी है, आईएएस ऑफिसर है, अधिकारी है, तो आईएएस ऑफिसर है, तो मैंने उनकी विचार जानने की कोशिश की इस अभियान के बारे में। और मैंने कुछ दिन पहले रोकड़े साहब के बारे में उनसे चर्चा की, तो मैं बाद में जानता था, वो पहले से जानती थी, और इसी रूप में जानती थी कि बहुत अच्छे विचारक हैं, बहुत अच्छे राइटर हैं। तो वो आज बड़ी प्रसन्न थी कि अच्छे कार्यक्रम में जा रहे हो। तो मैंने कहा इसके पहले क्या मैं बुरे कार्यक्रमों में जाता था? तो उनका कहना था कि आज का कार्यक्रम सार्थक कार्यक्रम है, सार्थक प्रयास करोगे तो इस मध्य प्रदेश का भविष्य बनेगा। तो हम तो ये कहेंगे आदरणीय रोकड़े साहब, मंच पर बैठे सारे साथी, आपका मार्गदर्शन मिलेगा तो इस पवित्र अभियान में राजनीति से भी ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेके नौजवानों का भविष्य बनाने का काम करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दामोदर भाई। मैं अब ज्यादा समय नहीं लेते हुए हमारे मार्गदर्शक, आदरणीय हमारे प्रसिद्ध वकील हैं
एडवोकेट साजिद अली साहब से भी गुजारिश करूंगा कि वो भी आकर के इस समय के अभियान में हमें मार्गदर्शन दें। आदरणीय सैयद साजिद अली साहब। आज के इस कार्यक्रम के रूह रवां हम लोगों के सबके प्रेरणा स्रोत भाई भास्कर राव जी, जिसकी को सुनने के लिए हम लोग सब लालायत और बेचैन हैं। मेरे अजीज़ साथी भाई पीसी शर्मा जी, योगेंद्र कुशवाहा जी, सुखलाल बहादुर जी, एडवोकेट राम भाई मेहर जी, दामोदर यादव जी, ईश्वर भगत जी और पीसी शर्मा जी, श्रीमती शबिस्ता ज़की जी और मंच पर आसीन सभी सम्मानित साथियों, इस हाल में सभागार के अंदर मौजूद नौजवान साथियों, बहनों, भाइयों, आज के इस युग में जब हर एक को अपनी अपनी पड़ी है, हर एक अपने बारे में सोचता है, एक ऐसा इंसान जो विचारक है, चिंतक है, जिसको अपने अलावा इस उम्र के अंदर आपकी नौजवान बच्चों और बच्चियों की चिंता है, वो भास्कर राव रोकड़े साहब जो हैं वो हमारे बीच में मौजूद हैं। उनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। अभी किसी साहब ने, बल्कि शबिस्ता ज़की ने शायद भास्कर जी के बारे में कहा था कि भास्कर का मतलब होता है सूरज, और सूरज की मतलब होता है चमक देने वाला। एक मुझे शेर याद आ रहा है उनके लिए, मैं उनकी नज़र करता हूँ। सूरज के बारे में, उसके रोशनी वो डूब जाए तब भी रोशनी रहती है, उस रोशनी को शफक बोलते हैं, और उसकी जो लालिमा होती है उसको रमक बोलते हैं। मैं सूरज हूँ अपनी रमक छोड़ जाऊंगा, मैं सूरज हूँ अपनी रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। साथियों, आज हमारे बीच में एक ऐसे विचारक को हम सुनने के लिए बेताब और बेचैन हैं, जो अपने बारे में बात नहीं कर रहा, वो बात कर रहा है हमारी आने वाली पीढ़ी के बारे में। हम लोगों ने भी अपनी जवानी का ज़माना गुजारा है, यूथ स्टूडेंट पॉलिटिक्स हम लोगों ने की है। आसिफ ज़की साहब बैठे हैं, शुक्ल भाई बैठे हैं, हमारे ठाकुर साहब, पीसी शर्मा जी बैठे हैं। हम लोगों सब लोगों ने यूथ पॉलिटिक्स से निकल कर आए हैं, और उस वक्त हम लोगों को भी नहीं मालूम था कि हम पढ़ लिख कर हम लोग क्या कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे। एक समय होता है जब नौजवानों को एक बेचैनी होती है, उनको ये नहीं लगता कि आगे हमारा भविष्य क्या होने वाला है। वो पहले तो शायद ये हालात नहीं थे जो आज के दौर के बच्चों को गुजर रहे हैं। आज के बच्चों को कहीं कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। करोड़ से ऊपर लोग जो हैं बेरोजगार इस मध्य प्रदेश के अंदर हैं, जैसा भी हमारे यादव साहब ने बतलाया, और हर एक की निगाहें तलाश कर रही हैं, ढूंढ रही हैं, अपने भविष्य को देखना चाहती हैं, लेकिन भविष्य कहीं नजर नहीं आता। हम लोग गांधीवादी लोग हैं और रोकड़े जी के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। हमारे मन के अंदर भी तकलीफ होती है, दुख होता है हमारे बच्चों को देखकर, जिनका भविष्य हमें समझ में नहीं आता। कितने बच्चे जो हैं आजकल खुदकुशी कर रहे हैं, उनको अपना भविष्य समझ में नहीं आता, उनको ज़िंदगी के अंदर अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। उस अंधेरे के अंदर उजाले की किरण बनकर आज भास्कर राव रोकड़े जी साहब आए हैं यहाँ पर। उनकी उंगली के ऊपर आप नज़र डालिए, उसके अंदर आपको इशारा मिलेगा अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस का, डेडिकेशन का और एक मजबूत सोच का। मैं उनके इस इशारे से इतना समझ के मैं समझता हूं कि इस इशारे को आप लोग भी समझें। अपनी बात को ज़्यादा ना कहना चाहूँगा, क्योंकि हम उनको सुनने के लिए ललायत हैं। अपनी बात को यहीं आयाम देते हुए मैं आप लोगों से विदा चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जनाब साजिद अली साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। साथ में आदरणीय हमारे पूर्व मंत्री, वर्तमान के विधायक और सबके इस भोपाल के लाडले हमारे नेता भाई पीसी शर्मा जी से भी गुजारिश करूंगा कि आप भी सम्यक अभियान के बारे में अपने विचार रखें और हमें मार्गदर्शन दें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। एक बार भास्कर राव रोकड़े जी के लिए जोर से ताली बजाइए। जब महात्मा गांधी ने इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, और वो भी अहिंसक तरीके से इस देश को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराएंगे, तो शुरू में लोगों ने मजाक उड़ाया कि कहीं अहिंसक तरीके से ये जिनकी सत्ता
का सूरज कहीं नहीं डूबता, उसको हटा पाएंगे क्या? लेकिन ये महात्मा गांधी ने करके दिखाया। अहिंसक तरीके से आंदोलन करके जेल जाके इस देश को आज़ाद कराया। बाबा साहब अंबेडकर ने वो अलग जगाई कि गरीब से गरीब आदमी पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगा, योग्य बनेगा। जब उन्होंने इस अभियान को चलाया और संविधान बनाया, संविधान में सब चीज़ों को इंक्लूड किया, तब भी लोग सोचते थे ये नहीं हो पाएगा, लेकिन ये सब हुआ। भास्कर राव रोकड़े जी, इन्होंने भी समन्वय अभियान के माध्यम से इस देश प्रदेश के अंदर बेरोजगारों में अलग जगाने का काम शुरू किया है। और मैं मानता हूं कि एक दिन लोग इस चीज़ को देख पाएंगे और समझ पाएंगे कि वो अपने अभियान में सफल हुए और लोगों को एक राह दिखाई है, जैसा उनका नाम है भास्कर राव। निश्चित तौर पर वो राह युवाओं को दिखाने में सफल होंगे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। हमारे बीच में साहिद भाई यादव जी, हमारी पार्षद जी और तमाम लोग यहाँ सीनियर बैठे हुए हैं जो अपने अपने क्षेत्रों के माहिर हैं। मैं कोई लंबी बात न करते हुए यही कहना चाहता हूँ कि कोविड काल के बाद अगर 10 आदमी मेरे पास आए हैं विधायक के रूप में, तो उसमें से 6 रोजगार मांगने के लिए आते थे और 4 आते थे कि कोई आर्थिक सहायता कर दो। अगर किसी को रोजगार मिल गया तो ये मान के चलिए कि वो महंगाई से भी लड़ लेगा। महंगाई 7वें आसमान पे है, लेकिन अगर रोजगार है तो वो महंगाई से भी लड़ लेगा। मैं आखिरी में ये बात कह गए कि मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल की ओर, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। भास्कर राव जी का ऐसा ही कारवां बनेगा। बहुत बहुत आप सबका स्वागत। बहुत और एक बार फिर मैं रोकड़े जी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि उनने जो अलग जगाई है उसमें वो सफल होंगे और एक क्रांति मध्य प्रदेश के अंदर लेके आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस सम्यक अभियान में सभी साथियों ने अपनी बात रखी है। मैं इतना कहना चाहूंगा कि जिसने जन्म लिया उसको मरना तय है। जोरदार तालियों से स्वागत करें। ये सिंबल है नौ क्रांति का, और इस नौ क्रांति का जो है सिंबल है। एक बार नारा सब लगाएंगे, समता का अभियान, समानता का अभियान, सम्यकता का अभियान, सम्मान का अभियान, स्वाभिमान का अभियान, नौ क्रांति की ओर, बड़े नौ क्रांति की ओर। मैं इतना कहना चाहूंगा कि आज इस क्रांतिकारी अभियान के लिए आदरणीय रोकड़े साहब जो इस सम्यक अभियान में चिंता करते हुए उस आयोजन को जो आज हमने यहाँ पर रखा है, उस युवा पीढ़ी के लिए, जो उस युवा पीढ़ी जो दर्द का महसूस कर रही है, मैं 2 पंक्तियों के साथ कहना चाहूंगा। जिसने जन्म लिया उसका मरना तय है। आज जब बच्चा जन्म लेता है तो माँ बाप खुशी से लड्डू बांटते हैं, घर आंगन के लोगों को बुलाकर खुशियां मनाते हैं। और लेकिन जब बच्चा पढ़ लिख करके जब बेरोजगार होता है तो उसी युवा के साथ में धिक्कार और मक्कार कह के उसको नकारते हैं। इसलिए यह बहुत पीड़ादायक होती है कि जिस बच्चे को आपने जन्म होते से खुशियां मनाई थी, लड्डू बांटे थे, और वो पढ़ लिख कर जब बेरोजगार हो जाता है तो उसको धिक्कार और मक्कार कहते हैं, तो वो बच्चा जो है कहीं ना कहीं आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाता है, घर छोड़ करके या किसी गलत कामों में लग जाता है। तो 2 पंक्तियों के साथ कहना चाहूंगा कि जो भी इतिहास बनता है जन्म और मरण के बीच बनता है। जिसने जन्म लिया है उसको मरना तय है। कोई लड़कर मर जाएगा तो कोई खास खास के मर जाएगा। तो भास्कर राव रोकड़े साहब के लिए 2 पंक्तियों के साथ कहना चाहूंगा कि जिंदगी लौट के नहीं आएगी, लाना पड़ेगा। क्रांति आएगी नहीं, लाना पड़ेगा। दोस्तों, मौत तो कुत्तों को भी आती है, लेकिन नाम शहीदों में लिखाना पड़ेगा। और हम सभी लोग सम्यक अभियान के साथ जुड़ करके इस काम में अपना अभियान में नाम जुड़वाएं। इतिहास का पन्ने में आपका नाम अंकित होगा और निश्चित लोग आने वाली पीढ़ी आपको याद करेगी। इसी के साथ आदरणीय भास्कर राव रोकड़े जी से गुजारिश करता हूं कि आए और आज सम्यक अभियान में हम युवा पीढ़ियों को मार्गदर्शन दें। भास्कर राव रोकड़े साहब।
देश के भविष्य के लिए संगठित और संकल्पित सम्यक अभियान कॉन्फ्रेंस में पधारे हमारे मुख्य सहभागी युवा साथियों, अन्याय के खिलाफ जूझते वंचितों के लिए संघर्ष करने वाले हमारे पत्रकार बंधुओं, मंचासीन पूर्व मंत्री भाई पीसी शर्मा जी, श्री शर्मा जी एक ऐसे नेता हैं जो सुबह 8 बजे से रात 2 बजे तक निरंतर लोगों से मिलते रहते हैं। वे मेरे पास आए, उन्होंने बताया कि साहब हम कितनी सारी उपलब्धि क्यों न हासिल कर ले, वो सब बेकार है यदि युवाओं के रोजगार के लिए कुछ न कर पाए। और इसी आशय के साथ उन्होंने कहा कि राजनीति तो चलते रहेगी, होते रहेगी, विधायक सांसद मंत्री बनते रहेंगे, लेकिन अब मैं अपना पूरा समय युवाओं को देना चाहता हूं और आपके सम्यक अभियान से जुड़कर युवाओं के लिए संकल्पित और संगठित प्रयास में जुटना चाहता हूं। और इसी के साथ में दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में विधायक होने के साथ साथ युवाओं को संकल्पित और संगठित करने के लिए सम्यक अभियान के समन्वय की भूमिका भी निभा रहे हैं। हमारे वरिष्ठ नेता सम्माननीय एडवोकेट साजिद अली जी, जिन्हें मैं संत कहता हूं, जो सही मायने में संत है, जो जात पात धर्म परंपरा सबसे हटकर सिर्फ सम्यक विकास के लिए हमेशा जूझते रहते हैं, हर वर्ग के बीच जाते हैं, युवाओं को नए नए तरीके से प्रेरणा देते हैं, उनको लोगों को समझाने का उनका एक बड़ा अलग टाइप का तरीका है। और मैं युवाओं से भी आग्रह करता हूं कि उन्हें संत मानते हुए उनकी प्रेरणा लेते रहें। वे सम्यक अभियान के लिए भोपाल के मध्य क्षेत्र में युवाओं के साथ उन्हें संगठित और संकल्पित करते हुए अभियान में भागीदारी निभाएंगे। हमारे छात्र नेता, पूर्व छात्र नेता, जो अभी भी छात्र नेता बने हुए हैं, सम्माननीय सुखलाल ठाकुर जी, उन्होंने बताया कि साहब हम क्षेत्र में जाते हैं, तरह तरह की समस्या लोग गिनाते हैं, लेकिन सारी समस्याओं का निदान तो हमें समझ में आता है, बेरोजगारी की समस्या का निदान समझ में नहीं आता। हम जो भी बात करते हैं घुमाव फिराव वाली होती है, इसके अलावा कुछ नहीं। जब हमने उन्हें सम्यक अभियान के बारे में जानकारी दी तो वे भी सम्यक अभियान के लिए समन्वय की भूमिका निभाने तैयार हुए। और मैंने उनसे आग्रह किया कि ये कोलार, बैरागढ़ आदि आसपास का क्षेत्र है, यहाँ युवाओं के बीच जाए, उन्हें संगठित करे, संकल्पित करे और अभियान में भागीदारी निभाए। श्रीमती सबिस्ता जी की मेरी मुलाकात भी वही इन्हीं वासियों के साथ हुई। और जब उन्हें मैंने सम्यक अभियान के बारे में बताया तो उन्होंने कहा यह तो अभियान मेरे लायक है, मैं स्वयं इस समस्या से जूझ रही हूँ, युवाओं के बीच जाती हूँ, जब उनकी समस्या देखती हूँ करीब से तो मुझे रोना आता है, क्या करें इनके लिए। और मैं साहब पूरा का पूरा समय युवाओं को ही दूंगी। और मैंने उनसे आग्रह किया कि आप इस भोपाल के उत्तर क्षेत्र में जाकर युवाओं को संगठित और संकल्पित करने का प्रयास करें। हमारे युवा नेता योगेश कुशवाहा जी, वे पूरे प्रदेश में ही सम्यक अभियान के लिए काम कर रहे हैं। मैं जहां भी कहता हूं वहां जाते हैं, युवाओं के बीच जाते हैं, उनको जोड़ लेते हैं, 150 युवाओं को, और उनके बीच सम्यक अभियान के बारे में चर्चा करने लगते हैं। लेकिन इसके अलावा उन्हें एक और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मैंने दिया है, वे भोपाल के नरेला क्षेत्र में युवाओं के बीच जाए, युवाओं को संगठित करें, संकल्पित करें और उनकी एक चेन बनाएं।
एक युवा हमारे लिए पर्याप्त है, एक युवा 1000 युवाओं को जोड़ सकता है। इस प्रकार लाखों युवा हमसे जुड़ जाएंगे और सम्यक अभियान के माध्यम से प्रत्येक युवा में आत्मविश्वास जगाने का अभियान आगे बढ़ जाएगा। हमारे राम भाऊ मेहर जी हमारे बीच हैं, बड़े जुझारू हैं, बहुत तेज बोलते भी हैं, बहुत तेज चलते भी हैं और लगता है उतना ही तेज काम करते भी होंगे। उनसे हमने आग्रह किया कि इस सम्यक अभियान के लिए वे बैरसिया क्षेत्र में काम करे, युवाओं के बीच जाए, युवाओं की छोटी छोटी मीटिंग ले, युवाओं को बताए कि ये अभियान क्या है और किस तरह से हम रोजगार से जुड़ सकते हैं और प्रत्येक बेरोजगार युवा तक मैसेज पहुंचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करें। कोई और बता दो। ठीक, तो हमारे बीच दामोदर यादव जी हैं। ठीक है, कोई अपने बीच में तो छूटा तो नहीं है। ठीक, हाँ, हमारे बीच दामोदर यादव जी हैं। वे कांग्रेस के नेता तो हैं ही जैसा कि उन्होंने बताया, लेकिन जब उनसे मैंने सम्यक अभियान के बारे में चर्चा की तो उन्होंने कहा, साहब मेरा दायरा एक क्षेत्र तक सीमित न करे, प्लीज मुझे पूरे प्रदेश में काम करने दीजिए। युवाओं के बीच जाने में मुझे बड़ा आनंद आता है और युवाओं की समस्या सुनता हूं, दुखी तो होता हूं, लेकिन कुछ करने की प्रेरणा मिलती है। मैं युवाओं के बीच जाऊंगा, जहां कहें आप वहां जाऊंगा, युवाओं को संगठित करूंगा, 100, 50, 200, 1000, 2000 जितने भी युवा मिले उनके बीच जाकर अपनी बात रखूंगा और इस तरह वे सम्यक अभियान के लिए पूरे प्रदेश में अभियान चलाने के लिए अग्रणी भूमिका निभाने तैयार है। तो हमारे प्रदेश के कोऑर्डिनेटर मेरे प्रिय शैलेंद्र श्रीवास्तव, रात दिन जब से हमारी बात हुई है, अचानक आपके 1 बजे फोन आ जाता है, सर मैं फलानी जगह गया था, फलानी जगह युवाओं से क्या युवाओं का उत्साह मैंने देखा, ऐसी ऐसी स्थिति है, कई युवाओं की समस्या लेके आते हैं और पूरे प्रदेश में लगातार लगे हुए हैं। अगर ये अभियान सफल होता है तो उनका अभूतपूर्व योगदान माना जाएगा। मेरे साथ 30 वर्ष से जुड़े मेरे अत्यंत प्रिय, मेरे अत्यंत करीबी मित्र, गांधीवादी नेता भाई संतोष द्विवेदी जी, जिन्होंने सम्यक अभियान के लिए गीत की रचना की है। जो गीत आपने सुना, उस गीत को सुनने के बाद में हर युवा के मन में कुछ करने की तमन्ना जाग उठती है। प्रदेश के भिन्न भिन्न जिले से आए सम्यक अभियान के समन्वयकगण भाई आसिफ जकी जी, बालाघाट से पधारे भाई उदय सिंह नकपुरे जी, भाई शेषराम रांगडाले जी, भाई जुगल शर्मा जी, भाई सम्राट सिंह जी, दतिया से पधारे भाई अशोक सिंह डांगी जी, भाई प्रभुदयाल जोहरे जी, हमारे डॉक्टर जी.सी. गौतम जी जो रायसेन से पधारे हैं, नंदू रावत जी जो देवास से पधारे हैं और भिन्न भिन्न जिले से आए सभी समन्वयकगण जो सम्यक अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अब मैं विषय पर आना चाहता हूं। सबके मन में एक बात आ रही होगी कि ये सम्यक अभियान है क्या, इस मंच का गठन कैसे किया गया है। पहली बात तो यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह राजनीतिक मंच नहीं है, राजनीतिक अभियान नहीं है और ना ही आंदोलन है। आंदोलन कहने की भूल ना करें, क्योंकि आंदोलन चलाने वाले कई बार दिशाहीन हो जाते हैं, लेकिन अभियान कभी दिशाहीन नहीं होता, मिशन कभी दिशाहीन नहीं होता। मिशन हमेशा एक लक्ष्य को केंद्रित करके चलता है। तो युवा साथियों, इसे आंदोलन मानकर चाहे जितनी ही समस्या आपके सामने क्यों ना आ जाए, आप लोग धरना, प्रदर्शन, रैली, चक्का जाम, बाजार बंद जैसी गतिविधियों में भाग न ले, ये मेरा आग्रह है।
और किसी कलेक्टर, मंत्री, मुख्यमंत्री आदि को ज्ञापन बिल्कुल न सौंपे। अरे जिन लोगों के पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, उनको ज्ञापन देने से क्या फायदा? तो युवा साथियों, बेहद दुख भरी बात है, बेहद दुख भरी बात, जिसके कारण यह सम्यक अभियान नामक मंच का गठन किया गया। एक आईएएस अधिकारी जो मेरे बहुत करीबी हैं, उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि साहब, यह तीर्थ दर्शन योजना के बाद में जो बुजुर्ग लौटकर आते हैं, उनके चेहरे की खुशी देखने लायक होती है। आप हमारे साथ चलिए, उनके भावों को पढ़िए, और हम चाहते हैं कि आपकी कलम उनके भावों को पढ़ते हुए चले तो एक बड़ी अद्भुत रचना सामने आएगी। हमने कहा भाई मैं नहीं जाना चाहता, ऐसे कार्यक्रमों के प्रति मेरी कोई रुचि नहीं है, लेकिन उन्होंने जिद किया। मैं गया, रेल से यात्री उतरे, बस से वहाँ पहुँचाए गए गांव में, वहाँ बड़ा सम्मान समारोह वगैरह आदि आदि रखा गया। उनके कार्यक्रम के बाद मैं निकला, एक बुजुर्ग एक महिला के साथ अपने घर की ओर बढ़ने लगे। मैं भी उनके पीछे पीछे चला। आईएएस अधिकारी को लगा रोकड़े साहब कहाँ जा रहे हैं, किसी को उन्होंने पीछे भी लगाया मेरे कि आखिर रोकड़े साहब कहाँ जा रहे हैं, जरा देखो तो सही। मैं उनके पीछे पीछे चला, उनके घर तक जाना चाहता था। परंपरा के अनुसार जब वो बुजुर्ग मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, 60-62 साल के रहे होंगे, इससे अधिक तो मुझे नहीं लगे, लेकिन जैसे ही घर के पास पहुँचे, घर के लोगों ने उनका आरती उतारी, टीका उतारी, आदि आदि सब नीचे बोले। पास में 1-2 कुर्सी रखी गई थी, वहाँ बैठे। उनका बेटा आया, बहू आई। बेटे ने कहा, दादू थोड़ा ध्यान दीजिए युवा साथियों, अत्यंत महत्वपूर्ण बात है, यही सुधार की कड़ी है। बेटे ने कहा, दादू प्रसाद देना। तो उनके पिता उस बेटे तरफ देखते हुए अकड़ने लगे। ऐसा लगा मानो उससे बेटे से कोई गलती हो गई है। बेटे ने पुनः बोला, दादू प्रसाद देना। हाँ, देता हूं प्रसाद। हो गया, आ गया तीर्थ यात्रा करके। अरे वो श्रवण कुमार जिसने मेरे को तीर्थ यात्रा करा दिया, भला हो उसका। तेरे भरोसे रहता तो क्या तीर्थ यात्रा जाता, मैं मर जाता ऐसे ही। अरे निकम्मे, तेरे को मैंने पढ़ाया, इंजीनियर बनाया, और जब देखो तब तू पैसे की बात करता है। अब मर भी जाऊंगा तो चलेगा। हो गया, आप तीर्थ यात्रा तो करके आ गया। बेटा इस बात को सुनते सुनते भाव विभोर हो उठा, उसके आंखों से आंसू निकलने लगे। देखने से मुझे लगा वो बच्चा कपकपा रहा है, बमुश्किल 28 से 30 साल की उम्र रही होगी। उस बच्चे को रोते देखकर मैं अपने आंखों के आंसुओं को नहीं रोक पाया, मित्रों, नहीं रोक पाया। मैं उस बच्चे के पास गया, उसको गले से लगाया, बोला बेटा धैर्य रख। बैठ गया। मैं उस पिता से पूछा कि भैया ये बताइए, इस लड़के का कितना दोष है कि ये बेरोजगार है, और वो जो श्रवण कुमार दिख रहा है उसने इसके साथ क्या किया आपको मालूम है? और ये बहू की तरफ देख रहे हैं जिसको आपने शादी करा के लाया, जो MBA पढ़ी लिखी है, इसकी पढ़ाई लिखाई में क्या कमी है? क्यों ऐसा बोल रहे हो? बेटा इधर रो रहा है, बहू उधर रो रही है, और शादी के समय आपने झूठ बोल के शादी कराया, तो इसमें बेटे का क्या दोष है? जब मैंने पूरी बातें की तो वो माता पिता भी कपकपा उठे कि सचमुच हम कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं युवा साथियों, कितनी दुख भरी दास्तान है ये, कितनी दुख भरी बात है कि एक व्यक्ति एक बड़े बजट को
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के नाम पर युवा बुजुर्गों को तीर्थ पर ले जाने के लिए खर्च कर रहे हैं, युवाओं को रोजगार नहीं दे रहे हैं, युवाओं को अपने बाप की नजर में निकम्मा बना रहे हैं और खुद श्रवण कुमार बन रहे हैं। एक और घटना मेरे सामने घटित हुई। रीवा का रहने वाला एक लड़का मेरे पास आया, बड़ा दुखी था, व्यथित था। पता नहीं किसने बता दिया, मेरे पास में आ गया। बोले सर मैं आपके पास कुछ समस्या लेके आया हूं। बोले बताइए, आप कहां से आए और किसने भेजा? जब उसने पूरी जानकारी दिया तो मैंने बताया कि मैं केपीओ हूं। केपीओ विद्युत मंडल में केपीओ का एक पद होता है जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरा जाता है। आउटसोर्सिंग कंपनी उन्हें 12,000 रुपए वेतन महीने की देने की बात करती है और मात्र उनको 8,000 रुपए महीना ही दिया जाता है। सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक ड्यूटी करते हैं। मैंने बोला भैया केपीओ क्या होता है? केपीओ ओ कहने से ऑफिसर लगता है हमें, तो आप तो ऑफिसर है ना? बोले नहीं साहब, ये की पॉइंट ऑपरेटर कहते हैं हमें। अच्छा ठीक है, तो वेतन कितनी? बोले 8,000। ऐसे कैसे 8,000 मिल सकती है भाई? बोले साहब हम आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं। बोला अब क्या हुआ बताइए? साहब मैं आत्महत्या करने वाला हूं। अरे आत्महत्या क्यों करेगा भाई, क्या बात है? मेरे पिता ने केपीओ के पद पर पोस्टिंग होने के तत्काल बाद मेरी शादी करने का निर्णय लिया और जब लड़की वाले आए तो उनको बताया मेरा बेटा विद्युत मंडल में केपीओ है। तो लड़की वालों को लगा केपीओ मतलब ओ मतलब ऑफिसर, उनने ऑफिसर समझा और लड़की देने तैयार हो गए। शादी में एक वैगन आर मिल गई, मारुति वैगन आर, बड़ी धूमधाम से शादी हुई। अब साहब शादी तो हो गई, उसके बाद पत्नी को लेके आना था। पहले 2,000 रुपए महीने का मात्र कमरा लेकर के रहता था, अब मेरे को 5,000 रुपए महीने का कमरा लेके रहना पड़ा। किराया वेतन मात्र 8,000 मिल रहा था। शादी के टाइम कुछ पैसा वैसा जमा था, उससे कुछ दिन तो चल गया। पत्नी को गाड़ी से घूमना भी था, कहां से खर्च चले, बड़ी विचित्र स्थिति है। पिता के पास जाता हूं तो पिता ठोकर मारता है, पिता ठोकर मारने तैयार है, अरे निकम्मे तेरे को हर बार पैसा ही चाहिए। और दूसरी बड़ी समस्या, पिता आप कहने लगे तेरे को पढ़ाया लिखाया इंजीनियर बनाया सब कुछ किया और तू कम से कम 2,000 रुपए महीना तक नहीं दे रहा है मेरे को। लो अब पिता के सामने भी नहीं बोल सकता, पिता कम से कम 2,000 रुपए महीने की उम्मीद कर रहे हैं। पत्नी को भी उम्मीद है, पत्नी के सामने मैंने झूठ बोला है, ससुराल के सामने झूठ बोला है। अब मैं जाऊं तो जाऊं कहां? जो मां बाप मेरे को पहले झूठ बोलने के लिए बोले कि शादी के समय में कि 40,000 रुपए महीना वेतन मिल रहा है, ये बता दे, अब वो मेरी समस्या सुनने को तैयार नहीं है। अब उन्हें मेरी कमी दिख रही है, अब मैं उन्हें निकम्मा दिख रहा हूं। आखिर मैं जाऊं तो जाऊं कहां? भारी डिप्रेशन का शिकार था लड़का, रोने लगा, रोते रोते बेहोश हो गया। मेरे यहां सोफा पर पड़ गया बेहोश होकर के। मेरे को समझ नहीं आया मैं क्या करूं। मैंने अपने एक साथी को बुलाया, डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने उनका दवा पानी इलाज सब करवाया किया और डॉक्टर तो इलाज कर दिया, कुछ ठीक हुआ। मुझे समझ में आ गया इस बच्चे का इलाज किसी दवा में नहीं है, किसी इंजेक्शन में नहीं है। इसका सही इलाज तो इसको सम्मानजनक नौकरी देने पर ही हो सकता है। और उसी के साथ मैंने संकल्प लिया कि अब शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए बड़े स्तर पर अभियान चलाया जाए और ये सम्यक अभियान नामक मंच इसी की परिणति है। तो युवा साथियों, समस्याएं बहुत जटिल है। मैं समस्याओं की बात करूंगा, समाधान भी प्रस्तुत करूंगा, डेडलाइन भी दूंगा। अब तक जितने भी मंच पर बात होती है, समस्याएं सामने आती है तो लोग समस्याओं को गिनाकर दोषारोपण करने लगते हैं, लेकिन ना मैं दोषारोपण करूंगा और ना मैं
समस्या गिनाकर शांत बैठूंगा, बल्कि समाधान भी प्रस्तुत करूंगा और एक निश्चित तारीख भी तय कर दूंगा कि इस तारीख को ही इस समस्या का निराकरण हो जाएगा, निदान हो जाएगा और युवाओं के लिए सम्मानजनक नौकरी पाने के अवसर सुनिश्चित हो जाएंगे। तो युवा साथियों, अब बिल्कुल ध्यान देके सुनिएगा और मंचासीन साथियों से मैं अपील करता हूं, मेरा आग्रह है कि नेतागिरी बहुत हो जाएगी, काम बहुत होंगे, अपॉइंटमेंट्स बहुत होंगे, मीटिंग बहुत होगी, किसको गिराना, किसको उठाना, किसको नेता बनाना, किसको हराना, किसको जिताना, ये तो आप बहुत कर लेंगे। लेकिन आज युवाओं की बात हो रही है, युवाओं के समस्याओं का समूल निराकरण होने की बात हो रही है और इस सम्यक अभियान के लिए आपको भागीदारी निभाना ही है, निभाना ही पड़ेगा, नहीं तो आगे जाकर कोई भी नेता युवाओं के सामने झूठी बात बोलकर खड़ा नहीं हो पाएगा। युवा साथियों, किसी झूठे और चालबाज व्यक्ति के कहने से अच्छे दिन नहीं आ सकते। यदि अच्छे दिन लाना है तो आप लोगों को संगठित होना पड़ेगा, संकल्प लेना पड़ेगा और उस संकल्प के अनुरूप अपने कदम आगे बढ़ाने पड़ेंगे, तभी अच्छे दिन आएंगे। तो मैं पहली समस्या की ओर जाना चाहता हूं। मध्य प्रदेश सहित देश के सभी राज्यों में सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 साल थी। दक्षिण के राज्य में तो 56 साल ही थी। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने देखा कि यार प्रति माह की आखिरी तारीख को सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को ग्रेच्युटी और पीएफ आदि की राशि देनी पड़ती है, जो बहुत बड़ी राशि होती है। अकेले मध्य प्रदेश में ही प्रति माह 400 करोड़ रुपए और साल भर में 5000 करोड़ रुपए देने पड़ते हैं। यदि 2 साल तक सेवानिवृत्ति आयु बढ़ा दी जाए तो ये 10,000 करोड़ रुपए बचाकर हम दूसरे कामों में लगा सकते हैं और हमारी आर्थिक स्थिति अभी संभल सकती है। इस आशय के साथ मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 2 साल बढ़ा दी, 60 साल कर दी। मैंने सोचा यार ये 2 साल तो सेवानिवृत्ति आयु बढ़ा दिया इनने, सरकारी अधिकारी भी कर्मचारी कितने खुश है पता नहीं, लेकिन युवाओं से तो युवाओं के बारे में कुछ कह नहीं सकते। युवा कहां जाए, युवा आंदोलन भी नहीं कर सकते, सड़क पर भी नहीं उतर सकते, क्योंकि उनको अपने भविष्य का डर है। अगर वो सड़क पर उतर गए तो कोई FIR वगैरह हो गई तो क्या होगा। युवाओं की स्थिति देखिए, पढ़ाई पूरी होने के बाद में, युवा साथियों आप जानते होंगे, पढ़ाई पूरी होने के बाद में मात्र 2 साल तक सरकारी नौकरी का इंतजार करते हैं, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं। उसके बाद अगर नौकरी नहीं लगी तो वो और अधिक धैर्य नहीं रख सकते, परिवार की स्थिति भी सपोर्ट नहीं करती, तब वो क्या करते हैं, कोई भी प्राइवेट नौकरी करने लगते हैं, छोटा मोटा काम अपना शुरू कर देते हैं। तो 2 साल तो बच्चों का, 2 बैच के बच्चों का भविष्य तो बर्बाद हो गया। अब 2 बैच के बच्चों का भविष्य तो बर्बाद हो गया, लेकिन मैंने सोचा ये सरकारी अधिकारी कर्मचारी कितने खुश हैं 2 साल सेवानिवृत्ति आयु बढ़ने पर, जरा इनसे भी तो पूछा जाए जाकर के। मैं भिन्न भिन्न ट्रेड यूनियन के पदाधिकारियों से जाकर मिला। मैंने बोला भैया 2 साल तो सेवानिवृत्ति की आयु आपकी ऐसी ही बढ़ गई, पदोन्नति का भी लाभ मिलेगा, वेतन वृद्धि का भी लाभ मिलेगा, आप तो बेहद खुश हैं, आपको तो लॉटरी खुल गई आप लोगों की। उन्होंने कहा काहे की लॉटरी खुली, हमारे साथ तो बेहद बड़ा धोखा हुआ है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। हमने बोले कैसे भाई बताइए आप। बोले साहब जब से हमको नौकरी लगती तब से हमारी ग्रेच्युटी पीएफ की आदि की राशि को सरकार का वित्त विभाग निवेश प्रणाली में डाल देता है,
और जब हमारी 25 साल की नौकरी होती है तब तक छोटे से छोटे कर्मचारी का 20 लाख रुपए से बड़े का 80-90 लाख रुपए सरकार के पास जमा हो जाता है। और सरकार को उस निवेश प्रणाली में की वजह से जो आय होती है 25 साल बाद वो हमारी वर्तमान वेतन से ज्यादा होती है, मतलब हम फ्री के कर्मचारी मिल जाते हैं। हमारा वेतन देने के लिए सरकार को अपने तिजोरी का ताला खोलना ही नहीं पड़ता। दूसरी चीज, यदि हम रिटायर होते हैं तो हमको पेंशन के रूप में वेतन की आधी राशि मिलती है जो हमारा परिवार चलाने के लिए पर्याप्त है। और तीसरी चीज, यदि हम रिटायर होते हैं तो हमें जो एकमुश्त राशि मिलती है उससे हमारे घर में 2 लड़के अब बेरोजगार हो गए हैं, उनके लिए हम रोजगार लगाना चाहते हैं तो उस राशि से हम रोजगार लगा सकते हैं। इससे 2 बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सकता है। लेकिन अब ना सरकार को एकमुश्त राशि देनी है, ना पेंशन देनी है, ना हम लोगों को वेतन देना है, क्योंकि वेतन तो हमारी ही जमा राशि के माध्यम से मिल रहा है, और ना नई नियुक्ति करना है, ना नई नियुक्ति वालों को वेतन देना है। तो आप देख लीजिए, अभी तो सरकार ने 2 साल बढ़ाई है सेवानिवृत्ति आयु, आगे जाकर 70 साल तक सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ जाएगी। ऐसा ही हुआ साहब। कुछ साल के बाद सरकार को लगा कि ये 2 साल बड़े अच्छे बीते यार, जिसने भी किया अच्छा किया, हमको और बढ़ा देना चाहिए। तो सरकार ने बोला अगर हम अचानक 2 साल और बढ़ा देते हैं तो कहीं युवा वर्ग सड़क पर न उतर जाए, इसलिए उन्होंने डॉक्टर्स और प्रोफेसर्स की सेवानिवृत्ति आयु 2 साल यानी बढ़ाकर 62 साल कर दी। 62 साल हो गई डॉक्टर्स प्रोफेसर की सेवानिवृत्ति आयु। उनने बोला देखते हैं 2 साल, यदि 2 साल तक युवा कोई विरोध नहीं किए तो सबकी 62 साल कर देंगे। और 2018 में सरकार ने सभी अधिकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 62 साल कर दी। अब सरकार को लगा ये 2 साल भी बहुत अच्छा बीता, अब क्या करना चाहिए? नहीं, अब 3 साल और बढ़ा देना चाहिए, 65 साल कर देना चाहिए। तो उन्होंने बोला नहीं, इकट्ठे नहीं बढ़ाएंगे भैया, क्या करते हैं डॉक्टर्स और प्रोफेसर्स की 3 साल बढ़ा देते हैं। तो उन्होंने डॉक्टर्स और प्रोफेसर्स की 65 साल सेवानिवृत्ति आयु कर दी और बोले देखते हैं 3 साल, अगर 3 साल तो कोई विरोध नहीं हुआ तो सबकी 65 साल कर देंगे। हाल ही में सरकार ने, पता नहीं पीसी शर्मा जी को पता है या नहीं, मैं नहीं जानता, माननीय पीसी शर्मा जी अंदर के राज पता लगाइए। अभी हाल ही में सरकार ने चुपचाप निर्णय ले लिया है कि डॉक्टर्स प्रोफेसर्स की सेवानिवृत्ति आयु 68 साल कर दी जाए और बाकी सभी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 65 साल कर दी जाए। अब बताइए, जब सरकारी अधिकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति ही नहीं होंगे तो हमारे युवाओं को नौकरी कैसे मिलेगी? पद ही खाली नहीं होंगे तो नौकरी कैसी मिलेगी? सोचने लायक बात है। ये तो धीरे धीरे 70 साल की ओर बढ़ रहे हैं, ये तो बड़ा खतरनाक मामला हो गया। तो मैंने इस बारे में खूब गंभीरता से अध्ययन किया, खूब चिंतन किया, खूब बारीक आंकड़े जुटाए कि आखिर क्या हो सकता है, और एक संकल्प लिया। आखिर इसका समाधान तो चाहिए ना भाई, कुछ तो करना पड़ेगा। तो संकल्प हमारा यह है कि हम 1 जनवरी 2024 को युवा दिवस मनाएंगे।